हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका फंक्शंस पढ़ लिया था, ठीक है, कि एक रिलेशन फंक्शन कब होता है, राइट। तो हमने दो चीज़ें देखी थी कि एक तो जो है उसका जो फर्स्ट सेट है, सेट ए, उसके सभी एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, राइट। और सेकंड थिंग इज़ कि सभी एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वो यूनिक भी होनी चाहिए, राइट। किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे, राइट। अब देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस क्या होते हैं। कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी बात है। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस, ध्यान से समझना, रियल वैल्यूड फंक्शंस जिनकी रेंज जो होती है वो रियल रियल नंबर्स होती है, ठीक है। द फंक्शंस in which has which have not has which have you know set of set of real numbers real numbers set of real numbers को क्या बोलते हैं? R as their range, ठीक है। तो वो सारे फंक्शंस जिनकी रेंज रियल नंबर का सेट होती है दे आर कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शंस क्या होते हैं? रियल फंक्शंस, the functions which have set of real numbers as their domain। तो जिनका डोमेन रियल नंबर का सेट होता है, राइट, जिनका डोमेन रियल नंबर का सेट होता है दे आर कॉल्ड रियल फंक्शंस, ठीक है, रियल फंक्शंस। और जिनकी रेंज भी रियल नंबर का सेट होती है दे आर कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है, वैल्यूड फंक्शंस। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि अगर डोमेन किसी फंक्शन का रियल नंबर का सेट है तो दैट इज़ अ रियल फंक्शन, और अगर उसकी रेंज भी रियल नंबर का सेट है तो दैट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। देखते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए बस आपको इसमें इतना ही समझने की ज़रूरत है। देखो कह रहा है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एन एक नेचुरल नंबर्स का सेट है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ है? एन से एन तक, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन आएगा वो भी नेचुरल नंबर से आएगा और जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन क्या दे दिया है हमें? 2x+1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये डेफिनेशन यूज़ करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या, मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? बेसिकली f ऑफ x को हम y भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे जाके भी आपको ये चीज़ कई जगह यूज़ होएगी, कहीं पे हम y लिख देंगे उसको, कहीं पे f ऑफ x लिख देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे इसने बोला f ऑफ x इक्वल्स टू 2x+1 और यहाँ पे बोल रहा है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बताओ। तो y से इसका यही मतलब है, y से मतलब इसका है कि भाई f ऑफ x की वैल्यू बताओ, ठीक है। सो y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। थ्रू आउट कैलकुलस आपका ये चीज़ इंटरचेंजेबली यूज़ होती रहेगी, कहीं पे y यूज़ करेंगे, कहीं पे f ऑफ x यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर x इक्वल्स टू 1 मैं रखता हूँ तो मुझे क्या निकालना है? f ऑफ 1, राइट। सो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? f ऑफ 2, राइट। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज़ 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 15। बस ये डेफिनेशन यूज़ करके हमें जो है इस टेबल को कंप्लीट करना था, ठीक है। सो बेसिकली मतलब ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है बहुत ज़्यादा, बट दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। इसकी जो पूरी की पूरी रेंज आ रही है वो आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, ऑल्दो दे आर नेचुरल नंबर्स बट दे आर रियल नंबर्स ऑल्सो, राइट। दैट इज़ वाई उसने बोला कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। नॉट ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस बात को इग्नोर भी कर सकते हैं। इट जस्ट दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एंड दैट्स इट, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिनका डोमेन रियल नंबर होते हैं, सिंपल, ठीक है। रियल फंक्शंस क्या होते हैं? जिनका डोमेन रियल नंबर का सेट होता है, राइट। तो जब हम रियल फंक्शंस की बात करते हैं ना तो हमारे पास 7 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जो कि रियल फंक्शंस होते हैं। ये सारे वो फंक्शंस हैं
जिनका डोमेन जो होता है, इन सब का जो डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर का सेट होगा, और सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब है कि रियल नंबर से बाहर इनका डोमेन नहीं जाएगा। जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में हमारा इनका डोमेन नहीं जाएगा। सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं इनका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर से ही निकल के बना होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि ये सारे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन समझते हैं इनको। आइडेंटिटी फंक्शन को पहले सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। देखो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो मतलब जैसे जैसे आप आइडेंटिटी फंक्शन है ना, तो जैसा जैसा एक्स वैसा ही एफ ऑफ एक्स भी, फंक्शन की वैल्यू भी एक्स के बराबर ही रहेगी। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से समझते हैं। मान लिया ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये मान लिया आपका ओरिजिन है 0 0, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, y, और f ऑफ x आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, राइट, ठीक है। तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। अच्छा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, राइट, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा, राइट, 2,2 पे। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू -1 ले लेते हो तो f ऑफ x की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1, क्योंकि x के बराबर ही है ना f ऑफ x, राइट। तो दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसी तरह अगला पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, राइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी विच पासिस थ्रू सेंटर, ठीक है, विच पासिस थ्रू सेंटर। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने बहुत ही गंदी ड्रॉ कर दी है ये, बहुत मुश्किल होता है ये कंप्यूटर पे ड्रॉ करना, बट आई विल स्टिल ट्राई। चलो, ये जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब समझते हैं कि इसको रियल फंक्शन क्यों बोलते हैं, है ना। ये बोल रहा है कि सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस, तो हमने पहला पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, अब इसको रियल फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर इसका डोमेन बताना हो, अगर मुझे इसका डोमेन बताना हो तो x की वो सारी वैल्यूज लूंगा ना मैं जिन पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है, राइट। डोमेन क्या होता है, ये चीज लिख भी लेना। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन विच f ऑफ x या फंक्शन इज डिफाइंड, राइट, ठीक है। वो सारी वैल्यूज जिन पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है भैया। अब ये डिफाइंड का क्या मतलब है, हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन डिफाइंड है क्या, तो उसके लिए 2 रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर डिफाइंड, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, इसके लिए भी आपको रूल लिखवा देता हूँ। आपको 2 चीज़ें चेक करनी है हमेशा, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, ठीक है। 2 चीज़ें आपको चेक करनी है। नंबर 1, एक तो आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 0 शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, है ना, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो। और सेकंड चीज़ क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड नॉट बी देयर, नेगेटिव नंबर शुड नॉट बी देयर, मतलब नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, शुड नॉट बी देयर। कहने का मतलब क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ -2, क्योंकि ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और कुछ भी आ जाता है, मान लो 3/0 ऐसे करके कुछ आ जाता है, डिनोमिनेटर में 0 ना आए और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए। ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। अगर ये 2 चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आप कह सकते हो कि मेरा फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो अब मुझे, और डोमेन क्या होता है, x की वो सारी वैल्यूज़ जिन पे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब x की वो सारी वैल्यूज़ जिन पे डिनोमिनेटर में 0 ना आए और स्क्वायर रूट और नेगेटिव का स्क्वायर रूट ना आए, राइट, ये 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे x की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है? कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर है ही नहीं यहाँ पे बेसिकली, है ना, डिनोमिनेटर में 1 है। तो पहली कंडीशन में तो कभी नहीं होगा। क्या दूसरी कंडीशन कभी हो सकती है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए? वो भी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है ही नहीं यहाँ पे, राइट, स्क्वायर रूट है ही नहीं ना, ठीक है, तो वो सेकंड कंडीशन भी कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब x की मैं कोई भी रियल वैल्यू ले लूँ, x की कोई भी रियल वैल्यू ले लूँ, सभी के लिए f ऑफ x डिफाइंड है, राइट। इसका मतलब जो मेरा डोमेन है इस फंक्शन का वो क्या है? सारी की सारी रियल वैल्यूज, राइट, पूरा रियल नंबर का सेट। तो डोमेन क्या है इसका? ऑल द रियल नंबर्स, राइट। सो डोमेन इज रियल नंबर का सेट। मैंने क्या बोला? जो डोमेन होगा वो या तो रियल नंबर का सेट होगा या उसी का एक सबसेट होगा, तो हम उसको बोलेंगे रियल फंक्शन, राइट। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारा डोमेन है वो रियल नंबर्स का सेट है। दैट इज वाई आइडेंटिटी फंक्शन इज अ रियल फंक्शन। एंड दैट इज द सेम रीजन कि बाकी के जो हमारे ये 6 फंक्शंस हैं, ये भी, इनके भी सबके जो डोमेन आएंगे, हम देखेंगे एक एक करके चेक करेंगे, सबके जो डोमेन आएंगे वो रियल नंबर का ही सेट आएंगे, इसीलिए हम इन सबको रियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये 7 इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो डोमेन हमारा इसका रियल नंबर आ गया। क्यों आ गया रियल नंबर? क्योंकि x की सभी रियल वैल्यूज पे f ऑफ x डिफाइंड है। और हमें कैसे पता चला f ऑफ x डिफाइंड है? कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और किसी भी वैल्यू पे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमारी ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही हैं, तो इसलिए हम सेफली बोल सकते हैं कि डोमेन जो है पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन एक रियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर रेंज देखें तो क्या आएगी? भाई देखो, x की जैसे जैसे जो जो वैल्यू रखते जाओगे आप, f ऑफ x की सेम वैल्यू मिलती जाएगी। तो अगर डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी क्या मिलेगी? रियल नंबर मिलेगी, सेम मिलेगी, राइट। सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब, राइट, ठीक है। तो ये सारा आप आइडेंटिटी फंक्शन का प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम सेकेंड फंक्शन पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये कुछ नहीं होता है f ऑफ x इक्वल्स टू c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में f ऑफ x x के इक्वल था, यहाँ पे c के इक्वल है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं कैसा बनेगा। ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस भी बोल सकते हो या फिर f ऑफ x भी बोल सकते हो। लेट्स कॉल दिस f ऑफ x, ओके। तो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, f ऑफ x और y एक ही चीज़ होती है, ठीक है। पूरे मैथ्स में 11th-12th के पूरे मैथ्स में आपको f ऑफ x और y इंटरचेंजेबली यूज होते हुए मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मान लिया ये c कोई भी कांस्टेंट नंबर है। मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से 2, ठीक है। भाई c की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, सो आई वांट टू सी कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? अब भाई x की कुछ भी वैल्यू रहे, y की वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगी, राइट, क्योंकि इसके अंदर x, ये तो x से इंडिपेंडेंट हो गई ना, इसके अंदर x है ही नहीं। तो y की वैल्यू क्या रहेगी? लेट्स से यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, राइट, यहाँ पे 2 है, तो आपकी y की वैल्यू 2 रहेगी। x की वैल्यू को 1 रखोगे तो भी y की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। x की वैल्यू को 2 रखोगे तो भी y की वैल्यू 2 रहेगी। x की वैल्यू को 3 रखोगे तो भी y की वैल्यू 2 रहेगी। x की वैल्यू को -1 रखोगे तो भी y की वैल्यू 2 रहेगी। x की वैल्यू को -2 रखोगे तो भी y की वैल्यू 2 रहेगी, राइट। आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, f ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी, राइट, बिकॉज f ऑफ x की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो x पे निर्भर ही नहीं करती है, राइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का, f ऑफ x इक्वल्स टू c का ग्राफ है। अब यहाँ पे ये आपने 2 ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो बेसिकली c इज़ अ कांस्टेंट, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। चलो इसका अगर डोमेन देखें तो फिर से हम वही देखेंगे, भाई क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है जहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ रहा है? नहीं आ सकता, क्योंकि
ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो आएगा कैसे? तो इसका मतलब डोमेन क्या है? रियल नंबर का पूरा सेट, राइट, ठीक है। और इस एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो आप रियल नंबर से, हर जगह फंक्शन डिफाइंड है, राइट। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज ध्यान से समझना, रेंज क्या होगी इसकी? आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो रियल नंबर में से, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी ले लो, रेंज हमेशा आपको एक ही नंबर देगी विच इज़ 2, और जनरल फॉर्म में अगर देखें तो एक ही नंबर देगी विच इज़ सी, राइट। तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा विच इज़ सी, ठीक है। तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज इज सी, ठीक है। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रेसेस में सी डाल दिया तो मतलब एक ही एलिमेंट आएगा रेंज में हमेशा, सिर्फ और सिर्फ सी, ठीक है। सो बिकॉज इसका भी डोमेन क्या है, देखो ध्यान से, रियल नंबर का सेट है, इसीलिए ये भी क्या है, एक रियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ओके। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। फिर हम तीसरा फंक्शन पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। मैं सब इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको ज़रा बेसिक्स पे ले जाना चाहूँगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल समझते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है भाई? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, राइट, नंबर भी होते हैं और एक्स वाई जेड वाले जो वेरिएबल होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर, लेट्स कॉल दिस एक्सपोनेंट, राइट, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, राइट। वही पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और उसमें कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं आते हैं, राइट। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर जब मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए पावर, एंड नॉन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, राइट, क्योंकि x की पावर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, राइट। सो बेसिकली कहीं पर भी x की पावर जो है वो होल नंबर से अलग नहीं है, ना तो नेगेटिव पावर है और ना ही जो है ये अपनी क्या बोलते हैं फ्रैक्शन वाली पावर है, राइट। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 3x⁻³ प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई, राइट। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लूँ अगर मैं, √3x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये भी क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट जो है आपका 3 पे तो लगा है, बट हमें पावर किसकी देखनी है? सिर्फ x की देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल पे ध्यान देना है हमें, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये भी क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ 3/x प्लस 2x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x⁻⁻1, राइट, प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिनोमियल होती हैं। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 प्लस a2 x⁻n-2
एंड प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा ये an x रेज टू पावर 0, राइट। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको, मैंने सही लिखी है क्या। a0 a1x, ठीक है, a0 a1x a2x स्क्वेयर, ठीक है। लेट जस्ट राइट इट दिस वे ओनली। सो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है, मैंने एक्चुअली उसी चीज़ को उल्टा लिख दिया है उठा के, ठीक है। तो मैंने x की पावर n पहले लिख दिया और x की पावर 0 लास्ट में लिख दिया, बट हम जो बुक में लिखा है वही फॉलो कर लेते हैं। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक an x रेज टू पावर n, ठीक है। तो ये जो x की जो पावर्स हैं 1 2 3 4 n, ये सारे होल नंबर हैं, ठीक है। चलो, तो जनरल फॉर्म इसकी ये होती है। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। अब हम जब पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एक ऐसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, मतलब नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है, और उसकी जनरल फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं अब। पॉलिनोमियल फंक्शन तो ये होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन अप टू a रेज टू पावर an x रेज टू पावर n। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, राइट। तो मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, किसी पॉलिनोमियल के इक्वल होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, किसी पॉलिनोमियल के इक्वल अगर हमारा फंक्शन होता है तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं तो लेट से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यही वाला लिख देते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, यू नो, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स कैन बी इक्वल टू एनी पॉलिनोमियल, राइट। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसका ऐसे कोई जनरल ग्राफ नहीं होता है, जैसे हमने आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का जनरल ग्राफ बना के दिखाया था, इसका कोई भी ऐसा जनरल ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल कौन सी है उसके सामने, ठीक है, क्या पॉलिनोमियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका ग्राफ, ठीक है। अब अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन अगेन देखो भाई, x की वो सारी वैल्यूज जिन पे ये फंक्शन डिफाइंड हो। अब x की फंक्शन कब डिफाइंड होगा, एक तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे है ही नहीं, तो आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ही नहीं कहीं पे, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा। तो मतलब x की कोई भी आप रियल वैल्यू ले लो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा, राइट। और इसकी रेंज भी क्या होगी, रेंज भी इसकी रियल नंबर का सेट होगी, राइट। आप x की डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यूज डालते जाओगे और ये फंक्शन हमें डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर वैल्यू देता जाएगा, ठीक है। तो रेंज भी क्या होगी इसकी रियल नंबर्स का सेट होगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं रैशनल फंक्शन। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट डाउन कर लो। रैशनल फंक्शन, ध्यान से समझना, कुछ नहीं होता है। रैशनल नंबर याद है क्या होता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते थे, p बाय q की फॉर्म में होते थे, राइट। तो इसी तरह जो रैशनल फंक्शन होगा, रैशनल फंक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में, वेयर क्यू एक्स जो होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये कंडीशन है कि क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। अच्छा, पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा रैशनल फंक्शन बन जाता है, ठीक है। बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी डोमेन की अगर बात करें तो ध्यान से देखना भाई, आप कोई भी रियल वैल्यू रख दो आप x की इसमें, राइट। कभी भी एफ ऑफ एक्स जो है ना तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा कभी भी, क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ही हम बोल रहे हैं कि क्यू एक्स जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्यू एक्स अगर 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं, कोई भी रियल वैल्यू रख दूं, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। और नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो कभी आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में हम देख चुके हैं कि कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है वेरिएबल के ऊपर, राइट, ठीक है।
तो इसका मतलब नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी आएगा नहीं। तो डोमेन इसका क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। और इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर्स का सेट, राइट। आप डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर्स जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज एज रियल नंबर मिलती जाएंगी। तो डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मॉडुलस फंक्शन। फिफ्थ, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको रियल फंक्शंस बोलते हैं, बिकॉज आप अभी तक 4 फंक्शन पढ़ चुके हो, आपने देखा सब के अंदर डोमेन क्या आ रहा था हमारा, डोमेन हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट आ रहा है। इसीलिए हम इनको सबको, अभी आप आगे वाले फंक्शंस में भी देखेंगे तो सब में डोमेन हमारा रियल नंबर का सेट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको रियल फंक्शंस बोलते हैं। रियल फंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं, वो सारे फंक्शंस जिनका डोमेन रियल नंबर्स का सेट होता है उनको रियल फंक्शन बोलते हैं, राइट। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस मॉडुलस ऑफ एक्स को तोड़ने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं ढंग से लिखने की कोशिश करूं तो हम इसको, इस फंक्शन को कैसे रीराइट कर सकते हैं। देखो एक्स की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या 0 हो सकता है, और या फिर लेस देन 0 हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव ही रखता है लेकिन नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, राइट। तो अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं डालूंगा इसको, इस क्वांटिटी को, तो मुझे वापस सेम क्वांटिटी दे देगा ये, राइट। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू मान लो 3 है, तो मैं मॉडुलस ऑफ 3 करूंगा तो मुझे वापस क्या दे देगा, 3 दे देगा, राइट। तो मतलब जो x था फंक्शन ने मुझे सेम x ही वापस दे दिया, राइट। तो अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को वापस से मॉडुलस फंक्शन x दे देता है। अगर मेरा x 0 है तो भी मॉडुलस फंक्शन मुझे क्या दे देगा, वापस 0 दे देगा, राइट। क्योंकि भाई आप 0 में अगर इसको डालोगे, मॉडुलस में अगर 0 को डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस में अगर आप 0 को डालोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा ना, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मुझे x दे देगा, अगर इक्वल्स टू 0 है तो 0 दे देगा। अब अगर x मेरा लेस देन 0 है, ठीक है, मान लिया x की वैल्यू अब की बार -3 है, तो अगर मैं -3 को मॉडुलस में डालूंगा तो मुझे क्या देगा, +3। इसका मतलब -3 को इसने +3 बना दिया, इसका मतलब मुझे क्या दे दिया, बेसिकली माइनस ऑफ x दे दिया, राइट, है ना, माइनस ऑफ -3 इसने मुझे दे दिया 3, राइट। तो फंक्शन मुझे क्या वैल्यू देता है, माइनस एक्स दे देता है इन केस ऑफ व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। सो x अगर लेस देन 0 है तो ये मेरे को -x वैल्यू देगा। तो मॉडुलस फंक्शन को अगर हम ध्यान से लिखें, तोड़ के लिखें, तो हम उसको इस तरीके से रीराइट भी कर सकते हैं। ये मॉडुलस फंक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि भाई अगर x जो है ग्रेटर देन 0 है तो x ही देगा, इक्वल्स टू 0 है तो 0 ही देगा, और अगर x लेस देन 0 है तो वो हमें -x देगा, ठीक है। अब एक बार इसका ग्राफ देखते हैं, पहले मैं ये सारा इरेज कर रहा हूँ साइड का, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस है, ये f ऑफ x है, y भी बोल सकता हूँ और f ऑफ x भी, ठीक है। भाई अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, वापस x देगा, मतलब 1 आएगी, राइट। तो x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी करके देख सकते हो, मॉडुलस ऑफ 2 विल बी 2, मॉडुलस ऑफ 1 विल बी 1, राइट, मॉडुलस ऑफ 0 विल बी 0, है ना। फंक्शन क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ x। अब अगर x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, भाई -1 का मॉडुलस क्या देगा, -x विच इज़ 1, राइट। सो बेसिकली फिर से मुझे 1 दे देगा। x की वैल्यू -2 लूँगा तो मुझे +2 दे देगा। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और
यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके की, मतलब y की सारी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेंगी मुझे और 0 भी मिल जाएगी, लेकिन y की कभी भी मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट, क्योंकि मॉडुलस कभी भी y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आने देगा, करेक्ट। सो दिस विल बी माई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ विच इज़ मॉडुलस फंक्शन, ओके। अब इसके डोमेन की अगर बात करें तो अगेन भाई कोई भी रियल वैल्यू डाल लो आप, ना तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, और ना ही कभी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि कोई स्क्वायर रूट है ही नहीं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमेशा डिफाइंड रहेगा, तो डोमेन इसका अगेन रियल वैल्यूज, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो या तो हमें 0 मिलेगा और या फिर हमें सारी की सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव रियल नंबर कभी नहीं मिलेगा, राइट। तो या तो हमें 0 मिलेगा और या हमें सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, तो मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमें सारे के सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे। 0 की तरफ पे मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया है, क्लोज्ड इंटरवल लगाया है, क्योंकि 0 भी हमें मिल सकता है, लेकिन इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन और रेंज हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अभी हमने मॉडुलस ऑफ एक्स पढ़ा था, इसी को अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये सिग्नम फंक्शन होता है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर इसको हम मॉडुलस फंक्शन की तरह ही लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, इसको रीराइट अगर करना चाहें तो देखो जब x जो है ग्रेटर देन 0 है, मान लिया x की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या देगा, ध्यान से समझते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1। अगर x की वैल्यू 3 है तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या देगा, 3 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 3 बाई 3 विच इज़ 1। तो हमेशा हमें क्या देगा, ये 1 ही देगा, तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमें 1 देगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन हमें हमेशा 0 देगा, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे भी सिग्नम फंक्शन डिफाइंड होता है, ये हमें 0 वैल्यू दे देता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 भी होगी तो ये हमें 0 वैल्यू दे देगा, ऐसा नहीं है कि नॉट डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा उस पर भी, ठीक है, 0 पे भी डिफाइंड होगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मान लिया x की वैल्यू, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या 0 होगी, या लेस देन 0 होगी, तो x की वैल्यू मान लो -2 है, तो एफ ऑफ एक्स क्या देगा मेरे को, भाई -2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय -2, राइट, एक्स का मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स, ऊपर आ जाएगा -2 का मॉडुलस 2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ -1, राइट। अगर x की वैल्यू -3 है तो भी एफ ऑफ एक्स मुझे क्या देगा, हमेशा -1 ही देगा, ठीक है, तो ये हमेशा मुझे -1 देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को ध्यान से देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, भाई जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा मेरे को वैल्यू देगा 1, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये हमेशा मेरे को वैल्यू देगा 0, और अगर x लेस देन 0 है तो ये हमेशा मेरे को -1 वैल्यू देगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या देता था, यहाँ पे x, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -x, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने मॉडुलस फंक्शन को x से ही डिवाइड कर दिया है तो ये हमें हमेशा यहाँ पे 1 0 और -1 देगा, ठीक है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा, ये x एक्सिस हो गया, और ये आपका एफ ऑफ एक्स या फिर y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0, राइट। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से समझना, मान लो x की वैल्यू ज़रा सी ग्रेटर देन 0 यहाँ पे पहुँच गई मान लो, ठीक है, तो सीधी y की वैल्यू जंप करके कहाँ पहुँच जाएगी, 1 पे पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद x की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो इस चीज़ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, भाई मान लिया यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं एक शैलो सर्कल लगा के और
इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। इससे क्या पता चलता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमने जो है सॉलिड सर्कल लगाया है, तो ये पता चलता है कि हाँ भाई x की वैल्यू 0 पे f ऑफ x की वैल्यू भी 0 ही है और f ऑफ x की वैल्यू 1 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 से जरा सी भी आगे बढ़ेगी तो सीधी f ऑफ x की वैल्यू जंप करके 0 से सीधी 1 पे पहुंच जाएगी। और फिर x की वैल्यू को आप कितना भी बढ़ाते जाओ, f ऑफ x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप नीचे की तरफ आओगे, x की वैल्यू को जैसे ही आप हल्का सा 0 से कम करोगे, हल्का सा 0 से कम करोगे, तो आपकी f ऑफ x की वैल्यू एकदम से जंप करके कहाँ पहुँच जाएगी, -1 पे पहुँच जाएगी, राइट। और उसके बाद आप x की वैल्यू को कितना भी कम करते जाओ, आपकी f ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके का जो है सिग्नम फंक्शन का आपका ग्राफ आता है। इसको थोड़ा सा नीटली ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, विच इज सिग्नम फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो 0 पे 0 और जैसे ही 0 से थोड़ी सी बढ़ी तो 1 और उसके बाद इन्फिनिटी तक हमेशा 1 ही रहेगी, और या फिर 0 से थोड़ी सी भी कम अगर x की वैल्यू हुई तो f ऑफ x की वैल्यू सीधा -1 हो जाती है। और फिर आप कितनी भी कम करते जाओ, माइनस इन्फिनिटी तक ले जाओ, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी, ठीक है। अगेन इसका डोमेन, भाई आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, सारी रियल वैल्यूज़ के लिए देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उस पर भी ये नंबर दे रहा है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, उस पर भी नंबर दे रहा है, और x की वैल्यू लेस देन 0 है, उस पर भी ये कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब डोमेन में x की सारी रियल वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट देता है ये, 1, 0 एंड -1। आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, आपको रिजल्ट में f ऑफ x की वैल्यू मतलब रेंज में सिर्फ 1, 0 या -1 ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो लास्ट देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये क्या होता है बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें, हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा भी है कि हम इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू डालें, ये हमेशा मेरे को एक इंटीजर ही बाहर देगा, राइट। और कौन सा इंटीजर बाहर देगा, जो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर रहा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर 1.2 डालता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, 1.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर जो कि 1 होता है, तो मेरे को ये 1 दे देगा। अगर मैं इसके अंदर 2.5 डालता हूँ तो 2.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा होता है, 2 होता है, तो ये मेरे को 2 दे देगा। अगर मैं इसके अंदर 0.3 डालता हूँ तो 0.3 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, 0, राइट, तो ये मेरे को 0 दे देगा। अब एक बार नेगेटिव नंबर्स को भी देखते हैं, मान लो मैं माइनस का 1.5 डालता हूँ तो माइनस का 1.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर होता है, ध्यान से समझना, ये 0, ये -1, ये -2, यहाँ पे -1.5 आएगा, है ना। इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर होता है, -2, तो ये मेरे को क्या देगा, -2। माइनस का 2.5 डालूंगा तो माइनस का 3 दे देगा, राइट। तो ये होता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो बस यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एक बार इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। चलो इसको भी रेज कर ही देते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, राइट। देखो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये एफ ऑफ एक्स या फिर वाई एक्सिस। देखो ध्यान से समझना, जब x की वैल्यू 0 है
तो एफ ऑफ एक्स मुझे क्या देगा, ज़ीरो ही देगा, ज़ीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़ीरो ही देगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर x की वैल्यू मैं 0.1 कर देता हूँ तो एफ ऑफ एक्स मुझे क्या देगा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज़ अगेन ज़ीरो। ऐसे ही 0.9 तक अगर मैं ले जाऊँ तो एफ ऑफ एक्स मुझे हर बार क्या देता रहेगा, 0.9 का मतलब ज़ीरो। तो मतलब ज़ीरो से लेकर 0.9999 तक ये मुझे ज़ीरो ही देता रहेगा। तो मतलब यहाँ पे मान लो कहीं पे 1 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरे को ज़ीरो ही वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 कर दूंगा तो एफ ऑफ एक्स मुझे क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 विच इज़ 1। तो ये जंप करके सीधा कहाँ चला जाएगा, मान लो यहाँ पे 1 है, सीधा यहाँ चला जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। अब 1 से लेकर 2 तक मैं कोई भी वैल्यू डालता रहूँ, ये मेरे को हमेशा क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, राइट। 1.9 भी अगर मैं डालूंगा तो मेरे को 1 ही देगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 वैल्यू डालूंगा तो ये जंप करके मुझे क्या वैल्यू दे देगा, 2 दे देगा। तो मतलब यहाँ से 0 से लेके 1 तक तो मुझे 0 वैल्यू मिली, लेकिन जैसे ही 1 पे पहुँचा तो मेरे को सीधी 1 वैल्यू मिल गई। अब 1 से लेकर 1.99999 तक मेरे को हमेशा 1 ही देगा, लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा ये जंप करके सीधा मुझे कौन सी वैल्यू देगा, 2 देगा, राइट। इसी तरह से 2.999 तक 3 देगा, लेकिन जैसे ही मैं 3 डालूंगा तो ये जंप करके मुझे कौन सी वैल्यू देगा, सीधा 3 दे देगा। और इस तरह से ये साइकिल चलती जाएगी, राइट। और इसी तरह से नेगेटिव वाली साइड पे भी बिल्कुल सेम साइकिल चलती जाएगी, -1 -2 -3, बिल्कुल सेम साइकिल चलती जाएगी। ठीक है, 0 पे 0, और उसके बाद जैसे ही मैं 0 से थोड़ा सा भी नीचे आऊँगा, ज़रा सा भी नीचे आऊँगा तो क्या होगा, ये मेरे को सीधा -1 वैल्यू दे देगा, राइट। इसी तरह से -1 तक चलता जाएगा। -1 से थोड़ा सा भी नीचे आऊँगा तो मुझे सीधा कौन सी वैल्यू देगा, ये -2 वैल्यू दे देगा, मुझे -2 वैल्यू दे देगा, राइट। सो बेसिकली इसका जो ग्राफ बनेगा वो जो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है एग्जैक्टली ऐसे ही स्टेप्स जो हैं यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम स्टेप्स हमारे रेप्लिकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ठीक है, तो 0 से 0.9999 तक 0, जैसे ही 1 आया सीधा वैल्यू 1, फिर 1 से 1.99 तक 1 वैल्यू, लेकिन जैसे ही 2 वैल्यू आई x की सीधा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी कहाँ पहुँच गई, 2 पे पहुँच गई। और इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में भी सेम सीरीज चलती जाएगी। जैसे मान लो अगर आप 0 से 1 की बात करो, 0 से -1 की बात करो, मान लो आप -0.5 लेते हो तो आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, हमेशा -1 मिलेगा। -0.9 तक भी ले लेते हो तो भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, राइट, इससे पिछले वाला, राइट। लेकिन जैसे ही आप 0 पे पहुंचते हो तो आपको एकदम से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, 0। तो आप ध्यान से देखो कि भाई जैसे ही हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो हमें -1 पे भी क्या मिलेगा, -1 पे भी -1 ही मिलेगा, राइट। और हम 0 तक बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है -1 से, लेकिन हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 पे पहुंची हमारे फंक्शन की वैल्यू सीधा जंप करके -1 से कहाँ पहुंच जाएगी, 0 पहुंच जाएगी। फिर आगे बढ़ेगी, फिर 1 पे जंप कर जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर 2 पे सीधा जंप कर जाएगी, राइट। इसी तरह से यहाँ -3 से शुरू हुआ, -3 से यहाँ तक गई, जैसे ही x की वैल्यू -2 होगी वो भी सीधा जंप करके -2 पे पहुँच गई। फिर बढ़ी आगे, जैसे ही -1 हुई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी जंप करके -1 पे पहुँच गई, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, राइट, दिस स्टेप्स कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है कि ये इस तरीके से बनेगा, हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों बन रहा है ऐसे, राइट। वी शुड नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है, सो बिकॉज इट्स ग्राफ इज लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके डोमेन की बात करें तो भाई आप कोई भी रियल नंबर डाल लो यहाँ पे, आपको हमेशा एक वैल्यू मिल जाएगी, तो डोमेन इज़ रियल नंबर। रेंज की अगर बात करें, रेंज इज़ इंटरेस्टिंग। आप कोई भी रियल नंबर डालें आपको रेंज में हमेशा क्या मिलेगा, बाहर एक
इंटीजर ही देगा ये, राइट। ये हमेशा एक इंटीजर देगा, राइट, कभी भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं देगा। तो रेंज इसकी क्या होती है, इंटीजर्स, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े, हमने देखा कि सबके डोमेन जो थे वो रियल नंबर का सेट था, इसीलिए ये सभी रियल फंक्शंस हैं। ये 7 रियल फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है। एक बार आप इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, सबके ग्राफ बना के देखने हैं, ठीक है, सबके ग्राफ खुद बना के देखने हैं, सबके डोमेन और रेंज आपको खुद लिख कर देखने हैं, फिर जो मेरे आपने नोट्स लिए हैं उनमें से आपको मैच करना है, कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर वो करने के बाद ही हम आप जो है आगे बढ़ें और नेक्स्ट वीडियोस को देखें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे आपकी एक्सरसाइज के, एंड देन या आई गेस या देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे रियल फंक्शंस, आप इनको एक बार देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।